डॉक्टर संदीप, चूंकि आपको निकलना है, मैं आपसे शुरू कर ले रहा हूँ। अब जो राहुल गांधी ने जो बात कही एंटी नेशनल होने की, क्या आपने ये आप देख पा रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है कि मोदी और शाह को एक साथ एंटी नेशनल कहा जाए अमित शाह साहब की मौजूदगी में, और पूरे सत्ताधारी खेमे में जो है वो सन्नाटा पसरा रहे? कितना सामान्य इसको देख पा रहे हैं आप, डॉक्टर संदीप? देखिए, जब आप सच बोलते हैं तो लोग सन्न रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। दंग रह जाना मुहावरा भी है, हकीकत है ये। वो दंग थे क्योंकि देखिए उनकी चोरी भी पकड़ ली गई है और ये भी उनको मालूम चल गया कि लोग जान चुके हैं। अब आप देखिए कि इस देश में गजब की बातें चल रही हैं। आज 2 दिन से ये लोग इतिहासकार बने हुए हैं। वंदे मातरम पे डिबेट करने का क्या मतलब है? जो जो हुआ सो हुआ। फिलहाल तो अभी तो देश में इतने मुद्दे हैं कि आपने अपने प्रिय 2 लोगों को, एक तो आप जब रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो तेल लाके एक को आप फायदा पहुंचा रहे थे। दूसरे को आपने भारत की एक सरकारी उपक्रम एलआईसी, उसका बेल आउट करने के लिए उसका पैसा उसमें लगवा दिया और उसको फायदा पहुंचा रहे हो। उसके खिलाफ एफआईआर है, उसको आप लगातार बचा रहे हो। उसके कुकृत्यों पे आप कोई डिबेट नहीं करते हो। सेबी पे तमाम दिक्कतें हुई, हमले हुए, उस पे आरोप लगे कि वहाँ कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से ये लोग खुद धवल और माधवी दोनों करप्शन में इन्वॉल्व हैं। कैसे इनका जो प्रिय मैंने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देखिए ना, इंडिगो की फिर आज एक मैंने कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई, रोज हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बस एक खबर थी कि सीईओ को बुलाया गया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि रोज जो है जनता जो है बदहाल है, बुरा हाल है, लेकिन इनको क्या है कि डाइवर्जन होता रहे और ऐसी चीजों पे बहस हो जिससे हमको हिंदू मुसलमान हो, पोलराइजेशन हो और हम अपनी कोचिंग से काम चलाते रहें। जो भी थोड़ा करप्ट है उसको हम अपनी तरफ मिला के, चाहे वो हुमायूं कबीर हो बंगाल का या फिर कोई हो, उसको हम मिला के और माहौल बनाते रहें, नैरेटिव बनाते रहें, पोचिंग और पोलराइजेशन हमारा चलता रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल विपक्ष ने इनका गिरेबान पकड़ लिया। गिरबान का मतलब है कि माननीय अखिलेश यादव ने पूरा साफ-साफ एकदम कहा कि देखिए ये जो वोट का मसला है, जैसे कुंदरकी था, चाहे वो आपका रामपुर था या फिर उन्होंने फर्रुखाबाद का एग्जांपल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जर्मनी, यूएसए, जापान में इतने एडवांस होने के बावजूद भी वो बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं, सारी पार्टियों ने कहा। संजय सिंह ने सामने से कहा कि 4 लोग, आप ये बेकार की जो फजूल की बहस कर रहे हो, ये इस बहस का बताओ मुझे आप कि 4 लोग आपके जो रहे हो आरएसएस के, उन्होंने देश की लड़ाई में नारे लगाए हो तो मुझे बता दीजिए, वो नाम 4 बता दीजिए। प्रियंका गांधी ने सामने से कहा कि भाई ये जो आप कर रहे हो बेकार का की बहस, आपको बात करना है एसआईआर की। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के थ्रू आप एनआरसी की तैयारी कर रहे हो या एनआरसी की का रास्ता खोल रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप करना क्या चाहते हो? इतने लोगों के खून से आपके हाथ रंगे हुए हैं। बीएलओज की मौत, रोज एक मौत हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। अखिलेश यादव ने साफ-साफ कहा कि जो आपकी प्रक्रिया है, फरवरी 2025 में इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया को बदल दिया। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हर मसले पर ये लोग पूरी ऑडेसिटी का मतलब बेहयाई से लग जाते हैं। इनको कोई शर्म नाम की चीज नहीं है कि हमको थोड़ा सा भी डेमोक्रेटिक दिखना चाहिए। डेमोक्रेटिक देश में दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें आपको लेकिन थोड़ा सा तो ये डॉक्टर संदीप, लेकिन डॉक्टर संदीप, अमूमन जो है भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जब बोलते हैं किसी भी मसले पर, तो इतनी शांति से तो कभी भाजपा ने नहीं सुना है, पूरे एनडीए ने कभी नहीं सुना है। वो तो इनफैक्ट बिरला साहब भी बड़ी मेहनत करते हैं इन सब चीजों में। उसके नहीं, पहले नहीं, गौरव अविनाश गोगोई जी, वाले में हम लोग मैं देख चुके उसी पे हैं। आ रहा था। ये एक्चुअली इनकी हाँ, स्ट्रैटेजी लेकिन है, कल देखिए। बड़ा सन्नाटा था। नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है ना कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको साँप सूंघ जाता है और उसमें क्या होता है कि उस पर अगर आप जवाब देने जाएँगे रामप्रकाश जी, तो और फँसेंगे और चुप रहने पे आपको कुछ सूझता नहीं है। देखिए, ऐसा होगा, अगर वो जवाब देने जाएँगे, कुछ न कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? वो जान तो रहे हैं कि हमने सब कुछ गड़बड़ किया है। अब इसका कोई उपाय है क्या कि मैथ्यू फेरेरो ब्राज़ील की मॉडल हैं और उनका 22 बूथों पे वोट पड़ता है। इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। इसका जवाब यही है कि वोट चोरी हुई है, इलेक्शन इनवैलिड है। तो जब इलेक्शन इनवैलिड है तो सब कुछ ज़ीरो है। तो ये वो जानते हैं, इसलिए वो निरुत्तर थे। और कल पूरे विपक्ष ने जैसे डोमिनेट किया है पार्लियामेंट को, और सही मुद्दों पे जैसे जैसे जिस तरह से सवाल पूछे हैं, खाली बस सही मुद्दे पूछे हैं।
इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब बताइए ना कि एक व्यक्ति जो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, वो 3 जनरेशन पहले के एक महान व्यक्ति को दा कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं। दादा माने बांग्ला में भैया होता है। अब भैया कह रहे हैं। माने ये अहंकार ही है चरम पे। और उस अहंकार को जब लोगों ने टोका तो उन्होंने अपने को बेहयाई से सुधारा। मेरा कहने का मतलब है राम प्रकाश जी कि ये लोग कोई जवाब, ये स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई कि अगर हम जवाब देंगे तो ये मामला तूल पकड़ेगा, हाईलाइट होगा। एक तो इनके पास जवाब भी नहीं है, जवाब भी क्या देंगे? क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से उसका कोई काट ना खोज के ले आते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के, तब तक ये जवाब नहीं देने वाले हैं। जवाब देने वाले होते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ये तो बस अपनी हिसाब से पिच तैयार करते हैं और उसी पर खेल रहे हैं। और उस पिच में विपक्ष के लिए गड्ढा खोद दिया है। मैंने वो समतल है ही नहीं, और अपने लिए एकदम फर्ज बना रखा है कि हमारे यहाँ गेंद पड़ते एकदम बराबर बल्ले पे आएगी, हम अपना चौका छक्का मार के जीत जाएंगे और हम विपक्ष को लगातार हतोत्साहित करते रहेंगे। लेकिन अब विपक्ष ने भी तय कर लिया है कि अब सामने सामने धींगा बिल्कुल मुश्ती होगी, सामने सामने संघर्ष होगा। जी डॉक्टर संदीप, कितना फिर क्या आसान रह जाएगा सत्ता को बचा पाना अगर शर्म का गहना ओढ़ लिया गया, शर्म की चादर ओढ़ ली गई, ईमानदारी की चादर ओढ़ ली गई, सारी प्रक्रियाएं फॉलो होने लग गए तो? बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए ईमानदारी सबके बस की बात नहीं है। ये सिद्धांत, प्रिंसिपल्स जीवन में मजबूत लोगों का काम है। तो कायर हैं, डरपोक हैं, और माननीय नेता विपक्ष ने तो कह ही दिया है कि चोर हैं। तो अब फिर कुछ कहने को मेरा बच नहीं गया। ये बेसिकली चोर क्या करते हैं, अपने को बाहर चमकता हुआ दिखाते हैं, भीतर से खोखले होते हैं। तो ये वैसे ही खोखले लोग हैं, खोखले इनके वैल्यूज हैं, खोखली इनकी मतलब बातें हैं, सब कुछ खोखला है। और इन्होंने स्ट्रक्चर को दीमक की तरह खा लिया है, भारत के स्ट्रक्चर को दीमक की तरह खा लिया है। देखिए आज 2025 में जब हम ये डिबेट कर रहे हैं तो बड़ा एक विडंबना जैसा लग रहा है कि ये आए थे 2014 में वादा करके, लोकपाल का सपना दिखा के। जो भारत में ट्रांसपेरेंसी के मानक थे या पैमाने थे, उनको भी ये दीमक की तरह खा गए। आरटीआई एक्ट देखिए कहाँ है। 2005 में इसको केंद्र सरकार ने लागू किया था, एक बेहतरीन एक्ट जिससे बहुत सारा गरीब लोगों को मतलब सूचनाएं मिलती थी। बाद में आपने देखा होगा कि 2014 के बाद बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्टों की मौत हुई है। लोकपाल तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया। जो हमारे पास संस्थागत ढांचे थे उनको भी दीमक की तरह खोखला कर दिया, बदरंग कर दिया और खराब कर दिया। उदाहरण के तौर पर मौजूद है हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कभी इसमें ऐसे लोग थे जो बहुत ही निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम किया करते थे। पवित्र जगह थी जो चुनाव कराती थी भारत में, टीएन सेशन भी इस पे रहे। लेकिन वहां हुआ क्या, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग है ये, कि इन्होंने नियम बदल दिया कि जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के खिलाफ जो कानून था उनको इम्यूनिटी दे दी कि इनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। देखिए इन दो चीजों से स्पष्ट होता है कि ये चोर हैं, ये चोर हैं और ये चोरी कर रहे हैं, इसलिए इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और इन्होंने वो नियम बदल दिया, फिर सीजीआई को हटा दिया। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 3 लोग रहते थे, नेता विपक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री, उसमें से एक को हटा दिया। तो अब कुछ ट्रांसपेरेंसी बची है, हमारी बहस यहीं खत्म हो जाती है। ये देखिए, आप दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पिगासस का मसला रही बात, कोर्ट पे हम लोगों को चुप नहीं रहना होगा। कोर्ट कोई पवित्र संस्था नहीं है। इनकी जब आती है अपना जो मसला आता है, आप देखिए ना 2 चीजें, जैसे एक चीफ जस्टिस जो है अपने को अपनी ही कमेटी में चेयर करके एक्सोनरेट कर लेता है। ये तो छोटे से स्कूलों में सेक्सुअल हरासमेंट की जो कमेटीज होती हैं उसमें भी ऐसा नहीं होता है। वो अपने से अपने को मुक्त कर लेता है। गजब हालत है। कोई सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि हमने सवाल नहीं पूछा, हमने उसको मुद्दा नहीं बनाया, इसलिए वो घूम रहा है। वो उल्टे दूसरी बार राज्यसभा सदस्य बन के आ गया। दूसरा जो अपने को अफर्मेटिव एक्शन का हीरो बताता था, वो 1 नंबर का दगाबाज निकला। वो पद पर रहते हुए, महत्वपूर्ण पद पर रह के, आपने आज तक भारत में नहीं देखा कि आरती की जरूरत क्या पड़ी। देश में बहुत प्रधानमंत्री रहे हैं ना, अभी पीछे जाइए, देवेगौड़ा, गुजराल, इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, वीपी सिंह, तमाम हर पार्टियों के लोग रहे हैं। कभी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ आरती की? क्या आरती की जरूरत है? कोई काम नहीं है क्या आपको? जैसे लगता है हम लोग जैसे संजय जी बड़ा मुश्किल से अपना समय निकाल के जुड़े होंगे, ओम सैनी सर निकले होंगे इस उम्र में 10 मिनट 20 मिनट प्रधानमंत्री क्या आप मजाक समझ रहे हो? आप मजाक समझ रहे हो? क्या जरूरत पड़ी वो? कि बहुत बड़ी मतलब क्या जरूरत पड़ती है कि ईमानदार प्रधानमंत्री? इससे स्पष्ट होता है कि ये नहीं है। और दूसरी बात, ये जो संस्थाएं हैं ना, खत्म हो चुकी हैं। ये जो 4 पिलर्स होते हैं, डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, अनौपचारिक रूप से मीडिया का हालत आप देख ही रहे हैं। सवाल कुछ और पूछना है, वो कुत्ते पे सवाल पूछता है। ऐसा यार, बीएलओ क्या इस देश के लोग नहीं है क्या?
बीएलओ इस देश के लोग नहीं हैं, कब सवाल पूछोगे? वो मर रहे हैं, किसी के बेटे हैं, भाई हैं, पोते हैं, माने बाप हैं किसी के, उनके ऊपर से कल ही मैंने खबर पढ़ी कि एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, 3 बेटियां हैं। कौन उनकी शादियां करेगा? क्या कोई आपने कुछ पैसा दिया उनको? कुछ सुना आपने? इतनी इनसेंसिटिव सरकार, और लोग कहते हैं कि नहीं जीत रहे हैं। राष्ट्रवाद का मतलब जैसे लगता है कि लोग पागल हो चुके हैं इस देश के। लगता है कि 14 से पहले सभी बेहोश रहा करते थे, एमनेसिया में थे। अरे भाई सभी लोग होश में हैं, सब वोट भी दे रहे हैं। वोट को ऐसे मैनेज किया गया है जो इन्हीं के यहाँ यही कंट्रोल कर रहे हैं, और ये 101% ये जो नेता विपक्ष कह रहे हैं, माननीय नेता विपक्ष, वो एकदम सही है, वो एकदम सही है। और इस देश की जनता को साफ साफ सवाल पूछना होगा, आंख में आंख डाल के सवाल पूछना होगा, या आंख धीरे नीचे कर लेंगे। ये 100 साल 150 साल बड़े आदमी को दादा बता देंगे, भैया बता देंगे, कुछ भी बता देंगे। झूठ बोलने की आदत है इनकी, झूठ को छोड़ के इन्होंने कुछ जिया ही नहीं है। तो झूठा आदमी झूठ को ही फला फुला सकता है, माने झूठ को ही प्रोपेगेट कर सकता है, झूठ की ही खेती कर सकता है। जो जिसने बिल्कुल, सीखा ही ये नहीं कभी, वो जो उर्वरक है ही नहीं, वो क्या पैदा करेगा? ये बंजर बिल्कुल, लोग हैं, वैचारिक रूप से। ये जिस तरीके का दिखावा इन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत छोटा-सा वीडियो शेयर किया है, मैं वीडियो दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, एक बहुत छोटा-सा वीडियो शेयर किया जिसमें ये वंदे मातरम तक नहीं बोल रहे हैं, वंदे भारत बोल रहे हैं। सदन के अंदर खुद प्रधानमंत्री ओम बिरला साहब, हर व्यक्ति ने वंदे भारत बोला है बजाय वंदे मातरम के। जी डॉक्टर संदीप जल्दी से बात एक खत्म बात करिएगा। जोड़ देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक हमारे साथी हैं, उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा मूल के हैं, अशोक स्वाई, और वो पीस स्टडीज के प्रोफेसर हैं, उपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन में। वो इतने जबरदस्त रिसर्चर हैं, लिखते हैं, उन्होंने लेख लिखा। उनको मालूम है सोशल मीडिया से इन लोगों ने बैन करवा दिया, कई बार उनके अकाउंट्स को उड़वाया, इधर उधर किया, बंद करा दिया है। वो अशोक स्वाई ने एक लेख लिखा गल्फ पोस्ट में, उन्होंने दावे के साथ, रेफरेंस के साथ कहा कि इन्होंने मुखबिरी की। ये कभी तिरंगे झंडे को ये अशुभ कहते थे, ये कहते थे कि भगवा होना चाहिए। ये अंग्रेजों के पीछे लगे, मैंने अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। इन्होंने कहा कि ये अशुभ है तिरंगा, और लंबे समय तक इनका जो संगठन है, वैचारिक संगठन जिसे कहते हैं पितृ संस्था, उसने उसको फहराया नहीं। इनका कोई योगदान नहीं, ये तो सबका विरोध करते रहे, ये देश विरोधी हैं। तो इनको तो सबसे पहले अपने उस विरोध पर सफाई देनी चाहिए, दूसरों पर सवाल पूछने के बजाय। रही बात वंदे मातरम का, तो उस धरती माता की पूजा करते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी साफ साफ कहते हैं कि ये जो धरती है हमारी, वही माँ है, और उसकी विविधताओं की बात करते हैं। तो ये देखिए, इनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। जिस पे चुनाव, जिससे पोलराइजेशन हो जाए, उसी की ये बात करेंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि मीडिया हमारे पॉकेट में, हम पैसा दे रहे हैं, वो बोलेगा नहीं, लोगों को सच पहुंचेगा नहीं, तो इसलिए ये सब चल रहा है। नहीं तो ये तो चुनाव जीतने के बावजूद भी इनको गद्दी छोड़नी पड़ती, लोग पहुंच जाते हैं क्या